नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 90 के दशक के आखिरी हिस्से से अचानक भारत की राजनीति को बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे से पहचाना जाने लगा। इससे बिजली और सड़क का कुछ भला तो हुआ, लेकिन पानी पीछे छूट गया। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो नंबर ही नहीं आया। दिल्ली विधानसभा का चुनाव शायद पहला चुनाव है जिसमें शिक्षा का सवाल केंद्र में आते आते रह गया है। बेशक दिल्ली का चुनाव स्कूल से शुरू होता है, लेकिन शाहीन बाग को पाकिस्तान, गद्दार और आतंकवाद से जोड़ने की सियासी आंधी के कारण वो पिछड़ता सा नजर आ रहा है। हिंदी प्रदेशों के लिए, जिसमें यूपी, बिहार मुख्य रूप से शामिल हैं, दिल्ली शिक्षा का आखिरी पड़ाव है। यह मुद्दा नई राजनीति को जन्म दे सकता है या जन्म दे सकता था। बिहार, यूपी और अन्य हिंदी प्रदेशों से और दक्षिण भारत से भी शिक्षा के कारण भी लाखों लोगों का दिल्ली की तरफ पलायन हुआ है। लोगों ने खराब स्कूलों और कॉलेजों की कीमत इतनी चुकाई है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर बदलने लगे। घर परिवार छूट गया, जमीन छूट गई, ट्यूशन और कोचिंग का खर्चा, उनकी जिंदगी की जमा पूंजी निगल गया। स्कूल अगर राजनीति के केंद्र में आ जाए तो यह मसला दिल्ली सहित हिंदी प्रदेशों की राजनीति बदल देगा। 2018 में प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में कहा था, तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के रूप में, कि देश में 9 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं स्कूलों में, और यूपी में 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो सोचिए आपके बच्चों का भविष्य किस रफ्तार से खराब हो रहा है, रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। प्राइम टाइम में हम दिल्ली चुनाव में स्कूलों को लेकर दिए गए चंद बयानों को रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर शिक्षा की बात हो, स्कूल की बात हो, तो दिल्ली और भारत की राजनीति कैसी लगेगी। इस मसले पर कोई भी किसी को भी घेरे, आप घेरे बीजेपी को, बीजेपी घेरे आपको, फायदा गरीब और साधारण जनता को होने वाला है। 2013 में शीला दीक्षित ने शिक्षा का बजट 1981 करोड़ करते हुए कहा था कि 98-99 में दिल्ली में शिक्षा का बजट 243 करोड़ होता था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पहला बजट पेश करती है और शिक्षा का बजट 1981 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 9,836 करोड़ कर देती है। कुल बजट का 24% एजुकेशन पर। 2016-17 में दिल्ली में शिक्षा का बजट जो है वो 10,690 करोड़ का हो जाता है, टोटल बजट का 23%। 2017-18 में शिक्षा का बजट बढ़कर 11,300 करोड़ हो जाता है, कुल बजट का 23.5%। 2018-19 में 13,997 करोड़ यानी 26% का बजट हो जाता है एजुकेशन का। धीरे धीरे दिल्ली सरकार के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बाहर आने लगी। किसी स्कूल को हॉकी का टर्फ मिला तो किसी को स्विमिंग पूल मिला। पब्लिक स्कूल वाले क्लासरूम की तस्वीरों के साथ साथ आम आदमी पार्टी से अपना चेहरा बनाकर अपने काम का प्रमुख चेहरा बनाने लगी। इससे उत्साहित होकर मनीष सिसोदिया ने एक किताब भी लिखी, शिक्षा, दिल्ली के स्कूलों में कुछ अभिनव प्रयोग। इस काम के आधार पर पूर्वी दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आतिशी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है, वो चुनाव हार जाती हैं। आम आदमी पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव में स्कूल को अपना मुद्दा बनाती है। मॉडल विपक्ष का है, प्राइमरीली बीजेपी का। दूसरा मॉडल केजरीवाल सरकार का है, आम आदमी पार्टी सरकार का है। पहले मॉडल में और दूसरे मॉडल में क्या अंतर है, आपके सामने डेटा रख रहा हूं। दिल्ली में 2013-14 में बजट एलोकेशन में 16% बजट एजुकेशन के लिए था, जो आज 26% हो गया है 6 साल में, 5 साल के अंतर पे। हरियाणा में 15% था, जो घट के 13% हो गया है, 15.4% था। यूपी में 16% था, घट के 13% हो गया है। पंजाब में 14% था, घट के 10% हो गया है। ये राज्य क्या सोच रहे हैं? ये राज्य एक्चुअली बीजेपी की खास तौर से इस मानसिकता को दर्शा रहे हैं कि एजुकेशन में इन्वेस्ट किया तो फिर देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, वो सवाल कर सकते हैं। देश के बच्चे कैरियर में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, देश के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो फिर वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए जानबूझकर अनपढ़ रखने की साजिश के तहत ये लोग एजुकेशन का बजट काटते हैं।
दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है और इस शहर में कई प्रकार के स्कूल हैं। केंद्र के तहत आने वाला एक स्कूल है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके तहत 66 स्कूल हैं। दिल्ली नगर निगम के पास कोई करीब 1700 स्कूल हैं और दिल्ली सरकार के पास सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल 1030 के आसपास है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है कई साल से। अगर बीजेपी अपने तहत आने वाले एमसीडी के तहत आने वाले करीब 1700 स्कूलों के प्रदर्शन को आगे रखती तो केजरीवाल सरकार को ठीक से चुनौती मिलती। जिस तरह से केजरीवाल सरकार स्कूलों की इमारत, नए नए क्लासरूम की तस्वीरें ट्वीट करती रहती है, बीजेपी भी एमसीडी के ऐसे स्कूलों की तस्वीरें ट्वीट कर सकती थी। आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनावों में वादा किया था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। इसी को लेकर अमित शाह बार बार सवाल पूछते हैं कि नए स्कूल बनाने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। वादा 500 नए स्कूल बनाने का था, मगर अमित शाह हैं, जब हमला करते हैं तो संख्या डबल कर देते हैं और पूछते हैं कि 1000 नए स्कूल कहां हैं। भैया 1000 स्कूल बनाने थे, कहां गए हमें बताओ जरा। आप बताओ सोनिया विहार वालों, एक भी स्कूल बना है आपके यहाँ? जोर से बोलो, बना है क्या? अरे नया स्कूल बनाना छोड़ो, दिल्ली के स्कूलों की आपने स्थिति खत्म कर दी। 9वीं कक्षा में मनोज ने बताया ऐसे 75,000 से ज्यादा बच्चों को इसलिए फेल कर दिया कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, वो एक्सपोज न हो जाए। स्कूलों का स्तर गिरा दिया। 700 से ज्यादा स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। 1063 स्कूलों में साइंस की विंग ही नहीं। शानदार, किसी भी पैमाने से। आप आज का प्राइम टाइम देखेंगे तो लगेगा कि इससे बेहतर दुनिया में कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। राजनीतिक दल एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। अमित शाह ने जो फेल होने की बात कही है उस पर हम आगे भी आएंगे, लेकिन प्राइम टाइम की यूनिवर्सिटी सीरीज तो वो नहीं देखते होंगे, वरना पता चलता कि देश भर की यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब अमित शाह यह मुद्दा उठा रहे हैं कि दिल्ली के 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलेगा कि केंद्रीय विद्यालयों में, सेंट्रल स्कूल में शिक्षकों के 6000 से अधिक पद खाली हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में 3000 से अधिक पद खाली हैं। यह बयान मानव संसाधन मंत्री निशंक ने 15 नवंबर 2019 को राज्यसभा में दिया था। राजनीति में अगर शिक्षकों, प्रिंसिपलों के खाली पदों का मुद्दा आ जाए तो समझिए कि जनता का भला होने जा रहा है। प्रिंसिपल के पद खाली होने पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि शिक्षकों और प्रिंसिपल की नियुक्ति सर्विस डिपार्टमेंट के जरिए होती है, जो केंद्र सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर बहस चल रही है और अंतिम फैसला आज तक नहीं हुआ कि यह दिल्ली सरकार के पास जाए या केंद्र सरकार के पास जाए। आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि 25 नए स्कूल बनकर तैयार हुए, 30 नए बन रहे हैं, प्रक्रिया में हैं। दिल्ली में जमीन केंद्र के पास है, इसलिए नए स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिल सकी है। यह दिक्कत केंद्र सरकार को नहीं आनी चाहिए थी। बीजेपी बता सकती थी कि उसके बहुमत वाली एमसीडी के लिए कितने नए स्कूल बनाए गए और कितने नए नए क्लासरूम बनाए गए। पहले मनोज तिवारी को सुनिए, फिर दुर्गेश पाठक को और अरविंद केजरीवाल को। जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, हमने 13 नए एमसीडी के स्कूल बनाए हैं और हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा 9.5 लाख रुपया आया है। और यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कड़ी, पटिया, कुंडी लगाते हैं, उसका लागत 30 लाख रुपया निकाला है दिल्ली के खजाने से। जो उसका लागत जो उसका आचार संहिता है उसमें लगना चाहिए 4,95,000। हमने इस पे केस भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं हमने 20,000 कमरे बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से मनीष सिसोदिया जी, 20,000 कमरों में पढ़ा कौन रहा है? क्या आपने 20,000 टीचर लाए? क्या 10,000 टीचर लाए? क्या 5,000 टीचर लाए? लेकिन मनोज जी, अफसोस 100 भी नहीं लाए। जहाँ तक मुझे याद है कि जब इन्होंने ये आरोप लगाने शुरू किए थे तब ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए में हमने कमरे बना दिए। आज ये कह रहे हैं 9 लाख में बना दिए। इनको समझना पड़ेगा, जब हम 30 लाख की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साथ ही साथ बेंच, बोर्ड, सारा का सारा सिस्टम, कंप्यूटर, सारी की सारी इस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हालांकि मेरा इसमें एक ही चीज़ कहना है कि दिल्ली की जनता एमसीडी के स्कूल भी विजिट कर ले
हमारे दिल्ली के स्कूल भी विजिट कर ले, सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके स्कूल में क्या है क्या नहीं है। इनके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है, टीचर टाइम पे नहीं आते, मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं इनके स्कूलों के अंदर। और आप सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाइए दिल्ली सरकार के, आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी मिलेंगी, आपको जिम मिलेंगे। एक वर्ल्ड क्लास हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आरोपों में कोई दम नहीं है। नगर निगम प्राइमरी स्कूल चलाता है, हम लोग सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं, ऊपर वाले स्कूल चलाते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। एक तरफ जहां पिछले 9 साल में नगर निगम के 109 स्कूल बंद हो गए, 2011 से 2019 के बीच में नगर निगम ने, एमसीडी ने 109 स्कूल बंद कर दिए। वहीं पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 20,000 नए क्लासरूम बनाए हैं स्कूलों के अंदर। 20,000 क्लासरूम का मतलब है लगभग 500 नए स्कूल खोलने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। नगर निगम के स्कूलों में पिछले 9 साल में 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। 2011-12 में 9,85,000 बच्चे थे नगर निगम के स्कूलों में, 2018-19 में रह गए 7,32,000। स्कूलों की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजना बंद कर दिया। 2.5 लाख बच्चे कम हो गए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। मनोज तिवारी का यह सवाल बहुत अच्छा है कि 20,000 कमरे बने हैं तो उनमें पढ़ा कौन रहा है। अब भर्ती की प्रक्रिया जिसके हाथ भी हो, यह सवाल हर जगह पूछा जाना चाहिए। तो बिहार में कौन पढ़ा रहा है, यूपी में कौन पढ़ा रहा है जहां 2 लाख शिक्षक नहीं हैं। दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 6,000 बढ़ी है। ये मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यह बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है। जब पुराने क्लासरूम की जगह नए क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं कम बनेंगे तो सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, तो छात्रों की संख्या में खास वृद्धि होने ही वाली नहीं है। एजुकेशन वर्ल्ड ने हाल ही में भारत के 10 श्रेष्ठ सरकारी स्कूलों की एक सूची बनाई, जिसमें से 3 स्कूल दिल्ली सरकार के थे। पहला स्थान राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका को मिला था। 10 श्रेष्ठ सरकारी स्कूलों में दिल्ली के 3 स्कूलों को छोड़ हिंदी प्रदेशों के एक ही स्कूल है जो उत्तराखंड का है। बाकी सारे स्कूल कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के हैं। अक्टूबर 2019 में नीति आयोग ने हाल ही में मतलब अक्टूबर 2019 में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक सूचकांक बनाया, इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसके तहत देश भर के स्कूलों का मूल्यांकन किया गया। इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं थे बल्कि कुछ पैमानों में पब्लिक स्कूल भी थे, तो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों का नहीं है। फिर भी इससे अंदाजा होता है कि राज्यों में स्कूली शिक्षा का स्तर क्या है। इसके लिए 30 अलग अलग पैमानों की 4 श्रेणियां बनाई गई। लर्निंग आउटकम मतलब कैसे और क्या सीखा, एक्सेस आउटकम मतलब स्कूल तक कौन कौन पहुंच रहा है, उसकी आर्थिक क्षमता ले जा पा रही है या नहीं, गरीबी के कारण, फीस ना देने के कारण क्लास तो नहीं छोड़ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम मतलब क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक की क्या स्थिति है। इक्विटी आउटकम मतलब बराबरी के अधिकार से संबंधित चीजें हो जाती हैं। देश के 20 सबसे बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है उत्तर प्रदेश का था, जो सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है। 20वां स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। पंजाब का स्थान मिला 18वां। बिहार का स्थान है 17वां, जहां के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे प्रचार करने। मध्य प्रदेश का नंबर है 15वां, ये मैं नीचे से गिन रहा हूं। हरियाणा का स्थान है 11वां। केंद्र शासित प्रदेशों में के स्कूलों में चंडीगढ़ का पहला स्थान है, दादर नगर हवेली का दूसरा और दिल्ली का तीसरा। अंकों के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ और दिल्ली के अंक में काफी अंतर है। अगर आप बीजेपी बनाम, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली की आप तुलना नहीं कर सकते। अगर आप बीजेपी बनाम आपकी नजर से भी ना देखें तो भी देश की सबसे अधिक आबादी वाले हिंदी प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की हालत सबसे खराब है, और वहीं पर एजुकेशन की जगह हिंदू मुसलमान का टॉपिक 24 घंटा ठेला जा रहा है।
अब हम चलते हैं गुजरात। यहां पहले बता दें कि वो एक बड़ा राज्य है और दिल्ली एक छोटा राज्य है, तो आबादी के लिहाज से दोनों की तुलना नहीं हो सकती। हम सिर्फ सरकार के लिहाज से गुजरात और दिल्ली की तुलना करते हैं। दिल्ली की आबादी 2 करोड़, गुजरात की 6 करोड़ से अधिक। याद है ना आपको, 6 करोड़ गुजराती। हमने इंटरनेट में सर्च किया कि गुजरात के स्कूलों को लेकर पिछले 1 साल में किस किस तरह की खबरें छप रही हैं। जिस तरह से अमित शाह दिल्ली में नए स्कूलों का वादा पूछ रहे हैं, गुजरात को लेकर भी बता सकते हैं कि वहां उन्होंने, जहां 20 साल से अधिक समय से उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की, कितने नए स्कूल बनाए गए। तो पिछले 1 साल में हमने इंटरनेट पर जो रिपोर्ट देखी, चंद रिपोर्ट का किस्सा बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिमांशु कौशिक की रिपोर्ट है 19 दिसंबर 2019 की। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी से गुजरात जूझ रहा है। गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया है कि सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 2371 पद खाली हैं और इनमें से 884 पद गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं। सेकेंडरी सेक्शन में 4020 पद खाली हैं, 19% अंग्रेजी के पद खाली हैं। 22 मई 2019 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 8 लाख बच्चे शामिल हुए। इनमें से 2,61,000 बच्चे यानी 32% छात्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पेपर में फेल हो गए। आपने सुना अमित शाह कैसे दिल्ली में कह रहे हैं कि 75,000 बच्चे फेल हो गए। यहां देखिए 32% छात्र साइंस में फेल हो गए। गणित में 2,49,000 छात्र फेल हो गए, जो 31% है। और कई साल से फेल होने वालों का प्रतिशत यही है जितने साल से बीजेपी वहां है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक दूसरी हेडलाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, 4 मार्च 2019 की। इस खबर के अनुसार गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बताया है कि 4,000 सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। 13,000 स्कूल जो हैं टिन की छत के नीचे चलते हैं, यानी इन स्कूलों के पास पक्की इमारत नहीं होगी। तब कांग्रेस के नेता इस खबर में परेश धनानी ने राज्य सरकार से पूछा कि सरकार हर साल शिक्षा पर 30,000 करोड़ खर्च कर रही है, सरकारी स्कूलों की इमारतों में सुविधाओं की कमी ऐसी क्यों है? गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, क्यों? अब एक और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है, कपिल दवे की, 7 जनवरी 2019 की। इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 32,772 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से 12,000 स्कूलों में 1 या 2 ही टीचर हैं, बाकी पढ़ाई राम भरोसे हिंदू होटल। सोचिए, 1/3 से ज्यादा 37% स्कूल 1 या 2 टीचर से भरोसे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 20% स्कूलों में मात्र 51 छात्र हैं। क्या यह समझा जाए कि गुजरात में स्कूलों की क्वालिटी इतनी खराब है कि गुजरात के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही नहीं चाहते हैं? गुजरात के सरकारी स्कूलों में 90 लाख छात्र पढ़ते हैं। शिक्षक नहीं होने की कमी शिक्षक की भर्ती से पूरी होनी थी, तो सरकार ने तरीका निकाला, स्कूलों का मर्जर कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। यह एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग से बात हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की ऋतु शर्मा की रिपोर्ट है 17 अगस्त 2019 की। राज्य के 33,000 प्राइमरी स्कूल में से करीब 20,000 स्कूलों में 50 से 100 छात्र हैं और फैसला किया गया है कि अलग अलग चरणों में क्रमबद्ध तरीके से 2,500 से 3,000 स्कूलों का आपस में विलय कर दिया जाएगा। जिस तरह से अमित शाह दिल्ली के सोनिया विहार में कह रहे थे कि 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, तो वो बता सकते थे कि गुजरात के 12,000 स्कूलों में 1 या 2 टीचर ही हैं, उसी से हम काम चला रहे हैं। वैसे बड़े राज्यों में नीति आयोग के इंडेक्स में गुजरात को 5वां स्थान मिला है। सोचिए, जिस राज्य के सरकारी स्कूलों में 30% छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उसे ऑल इंडिया रैंकिंग में 5वां स्थान मिलता है। तो शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि कुछ दिनों में यह होगा कि जो फेल हो जाएगा उसे टॉपर घोषित किया जाएगा कि कम से कम स्कूल आया, परीक्षा दिया और फेल हुआ, हमारे सिस्टम पर एहसान किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास में 2019 में पास प्रतिशत 71.58% ही था। ये कोई बहुत अच्छा प्रतिशत नहीं है। 2018 की तुलना में 2.68% सुधार हुआ था, जबकि पर फिर भी 72% अच्छा प्रतिशत नहीं है। लेकिन 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो जाता है।
2019 में अब गुजरात से तुलना कर रहा हूं कि गुजरात की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 27% रेगुलर छात्र फेल हो गए। यानी गुजरात में 12वीं में मात्र 73.27% छात्र ही पास हुए। 12वीं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब 5.5% छात्र फेल हो गए। दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड है, वहां स्टेट बोर्ड की बात है, तो 5.5% ही छात्र फेल हुए। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं में पास प्रतिशत है 94.24। सोचिए, कोई तुलना नहीं है गुजरात और दिल्ली में। गुजरात में दिल्ली से कई गुना छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं, आबादी का भी, क्योंकि बड़ा राज्य है, 6 करोड़ गुजराती हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं में 2.25 लाख से कुछ कम ही छात्र शामिल होते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की चुनावी सभा में प्राइम टाइम देखते हुए बता सकते हैं कि हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में पिछले साल राज्य की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 10 लाख छात्र फेल हो गए थे। यूपी में सोचिए, तो 75,000 फेल हुए तो कितना बड़ा मुद्दा। मैं तो खुश हूं कि बिल्कुल 5 भी फेल हुए तो बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो गए, यूपी के लिए यह मुद्दा ही नहीं था। पिछले साल 165 स्कूल ऐसे थे जिनमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। सोचिए, हो चुका है। सरकार इसे नकल रोकने की कामयाबी के रूप में पेश करने लगी। बताइए, बिना नकल के यूपी में 10 लाख छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। यह हालत है वहां की पढ़ाई की। इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी को अंतिम स्थान मिला है। प्राइम टाइम के इस अंक को आप यूट्यूब पर भी देखिएगा, आपको लगेगा कि राजनीति भावुक मुद्दों के नाम पर कैसे आपका गला रेत देती है। उन्हीं नेताओं के बयान से, शिक्षा वाले बयान को लेकर दिल्ली के चुनाव पर देखिए तो लगेगा कि राजनीति को सही मुद्दे में पर लाने में जनता ने बहुत देर कर दी। लेकिन आप ला सकते हैं एजुकेशन के मुद्दे पर नेताओं को घेर कर। इसलिए कहा कि दिल्ली चुनाव में पहली बार हमारे जानने समझने में स्कूल चुनावी मुद्दा बनते बनते रह गया। कोई सामने से टकराया नहीं, दाएं बाएं से बोलकर निकल गए, कोई किसी को घेरे। अच्छा था, ये जनता के लिए, गरीब जनता के लिए भला होता। अगर ये मुद्दा बनता तो यूपी बिहार की राजनीति बदल जाती। जहां के लाखों परिवार खराब स्कूलों के कारण हर साल शहर बदल रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। और बर्बाद करने के बाद उनको कहा जाता है कि हम 5,000 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे और आप ताली बजाते हैं। शाहीन बाग पर अब आते हैं। इस प्रदर्शन को कितना इम्तिहान देना पड़ रहा है आप बताता हूं। वहां पर बैठी महिलाएं सही हैं या किराए पर लाई गई हैं, इसे लेकर कुछ लोग इतने परेशान हो गए कि बार बार स्टिंग करने पहुंच जाते हैं। क्या आपने आंदोलन का स्टिंग सुना था? क्या आपने सुना था कि किसी के धरने प्रदर्शन पर हमले किए जा रहे हैं, सामने से जाकर लाठियां लेकर और गोली चलाकर? शाहीन बाग के प्रदर्शन के 53वें दिन एक महिला बुर्का पहनकर आ गई। लोगों को शक हुआ तो उससे पूछताछ होने लगी। पता चला कि कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हैं। पहले इन्होंने अपना नाम बरखा बताया, फिर पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इनका नाम गुंजा कपूर निकला। गुंजा एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं राइट नैरेटिव के नाम से। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुंजा का कहना है कि महिलाओं के बीच घुल मिलकर स्टोरी करने के लिए बुर्का पहना था। वो कई चैनलों में भी सवाल पूछते हुए देखी जा सकती हैं बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी गुंजा कपूर को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर पर मात्र 2,300 कुछ लोगों को ही फॉलो करते हैं। उनमें से एक गुंजा कपूर भी हैं जो बुर्का पहनकर शाहीन बाग में गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छी बात यह है कि हज हुआ, लेकिन किसी ने इनके साथ हिंसा नहीं की। इसके बाद गुंजा कपूर के पेज पर लेकिन भद्दी गालियां दी जाने लगी। तो इसके विरोध में ही शबनम खान नामक एक महिला ने फेसबुक पेज पर गालियां देने वालों के बारे में लिखा कि गुंजा कपूर जो करती है सो करती है, लेकिन शाहीन बाग की औरतों के समर्थक हमारे मुसलमान भाई लोग उसकी पोस्ट पर क्या गंध मचा रहे हैं, ये भी देखने वाली चीज है। सच यह है कि जब बात लड़की को ट्रोल करने की होती है, तुम लोग मर्द ही होते हो। शाहीन बाग ही इम्तिहान दे रहा है। वहां की औरतें गुंजा के लिए भी लड़ रही हैं और अपने लिए भी लड़ रही हैं। ये लड़ाई भी औरतों की है कि औरतों के नाम पर दी जाने वाली गालियां किसी भी आंदोलन का हिस्सा ना बने, दूर ही रहे। गुंजा कपूर के साथ अभद्र व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए और लिखकर तो गालियां दी ही नहीं जानी चाहिए। फिर आईटी सेल और उन्हें गाली देने वालों में क्या अंतर रह जाएगा। वैसे स्टिंग की मानसिकता और राजनीति को अलग से समझने की जरूरत है, यह अलग टॉपिक है। 16 जनवरी के आसपास आपने खबरें देखी होंगी कि 500 रुपए देकर शाहीन बाग में औरतों को धरने पर बिठाया जा रहा है।
कई चैनलों ने चलाया, अखबारों ने छापा और आपके दिमाग में झूठ ठूंस दिया गया। यह झूठ था, इसे पकड़ा है ऑल्ट न्यूज और न्यूज लॉन्ड्री के जिग्नेश पटेल और आयुष तिवारी ने। 15 जनवरी को इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय एक वीडियो ट्वीट करते हैं कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि शाहीन बाग में बैठने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एक आदमी उनमें से दावा करता है कि कांग्रेस पार्टी इसकी आयोजक है। अमित मालवीय ट्वीट करते हैं कि सारा कांग्रेस का खेल है। इस वीडियो को टाइम्स नाउ चैनल पर चलाया जाता है। इस दावे के साथ यह दावा भी है कि चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता। चैनल के कवरेज में भी इसे स्टिंग ऑपरेशन के जैसा बताया जाता है और चैनल की संवाददाता बार बार कह रही हैं, जैसा कि ऑल्ट न्यूज ने लिखा है, कि कहां से ये वीडियो आया, बीजेपी के पास कैसे आया, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर चल रहा था और लोगों तक यही बात पहुंची कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल औरतें 500 रुपए देकर लाई गई हैं। इस वीडियो को लेकर रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे और तमाम जगहों पर चर्चा होती है। सवाल बनाया जाता है कि क्या शाहीन बाग का धरना स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। हैशटैग चलाया जाता है कि प्रोटेस्ट ऑन हायर, मतलब किराए का प्रदर्शन। इसके बाद इस खबर का रूप देकर जगह जगह छापा जाता है। कई तरह की वेबसाइट पर ऑल्ट न्यूज और न्यूज लॉन्ड्री की टीम इस वीडियो को बार बार देखती है, फ्रेम दर फ्रेम, और एक फ्रेम में एक नंबर दिख जाता है जिस पर फोन किया जाता है तो सारा राज खुल जाता है। पता चलता है कि वीडियो शाहीन बाग से 8 किलोमीटर दूर दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में शूट किया गया। तो सोचिए, तुगलकाबाद, मतलब आपको मूर्ख बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और ये मानकर कि आप मूर्ख ही हैं तो कोई भी वीडियो को स्टिंग के रूप में पेश कर दिया जा रहा है और उसे शाहीन बाग का वीडियो बनाकर चैनलों पर चलाया गया और आपके जहन में बात बिठा दी गई कि शाहीन बाग में किराए के लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं। अगर ये बात सही है तो सोचिए कि किस तरह से इस वीडियो के जरिए और एक झूठ के जरिए आपका अपमान किया गया। ऑल्ट न्यूज ने जब न्यूज लॉन्ड्री से संपर्क किया कि इस नंबर पर दिल्ली में आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसके संवाददाता आयुष उस दुकान पर गए जहां पर वीडियो शूट हुआ था। आगे का हिस्सा सुनिए। ये दुकान 38 वर्षीय अश्विन कुमार चलाते हैं उनके पिताजी के साथ। बातचीत में जब आयुष ने उनसे ये पूछा कि वे किसी पार्टी से अफिलिएटेड हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी का रखा हुआ सामान जो दुकान में दिख रहा था, उसको देखकर आयुष ने उनसे ये पूछा कि क्या वे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि वे बीजेपी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जब वीडियो के बारे में आयुष ने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो कहीं भी शूट किया हुआ जा सकता है। लेकिन जब आयुष ने उन्हें स्पेसिफिकली ये पूछा कि क्या ये आपकी दुकान में वीडियो शूट हुआ है, तब वे मान गए कि हाँ, वीडियो मेरी दुकान में ही शूट हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो किसने शूट किया है। उसके बाद आयुष ने जब ऑडियो क्लिप जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी और वीडियो दोनों को मैच करके जब सुना, तो उन दोनों की आवाज़ें, जो वीडियो में जो दो लोग बात कर रहे हैं वो अश्विन कुमार के पिताजी और अश्विन, दोनों की आवाज़ें उस वीडियो में सुनाई दे रही थी जो वायरल हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि ये वीडियो उनकी दुकान से ही शूट हुआ है और अश्विन कुमार ने ही शूट किया हो सकता है। उसके बाद बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता, जो कि भंवर सिंह राणा वहाँ के उस एरिया के एक लोकल बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात की जब आयुष ने, तो उन्होंने भी ये बताया कि वीडियो उनके ही एरिया से शूट हुआ है, लेकिन वे ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सी दुकान से शूट हुआ है। उन्होंने आयुष से ये कहा कि वे उस वीडियो के बारे में इलेक्शन के बाद आयुष से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसी एक रैंडम व्यक्ति ने वीडियो शूट करके उसे सोशल मीडिया पर फैलाया और उसे मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की चैनल्स कैसे उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करते हुए उस दावे को बढ़ावा देती हैं, जिसकी विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है। मीडिया का काम है इन सब बातों की जांच कर आपको पहुंचाना, लेकिन वो झूठ एक चर्चा के नाम पर कथित लगाकर चर्चा कर देता है और आप अपने दिमाग में बैठकर घूम रहे हैं चारों तरफ कि शाहीन बाग में 500 रुपए देकर औरतें वहां पर धरने पर लाई जा रही, ठीक। और जो सच है वो सच बताने का काम कौन कर रहा है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, अपराध मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कर रहे हैं और उस अपराध पर पत्रकारिता को बचाने के लिए 2-4 वेबसाइट के लोग, न्यूज लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज के लोग कर रहे हैं। क्या बड़े बड़े अखबार और चैनलों को यह काम नहीं करना चाहिए था उस वीडियो को देखकर? लेकिन किसी ने जानबूझकर नहीं किया। यही मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि भारत का मीडिया अब आपका मीडिया नहीं है, वो किसी और के लिए काम करता है।
तो इस तरह से आप पूरी खबर को जाकर न्यूज लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज पर जाकर पढ़िए, ताकि आप ये समझ सकेंगे कि पहले शाहीन बाग को बदनाम किया गया इस स्टिंग के जरिए, फिर लोगों को गोली मारने के लिए उकसाया गया, फिर गोली चलाने वाले वहां पहुंच गए। जब पहली गोली चलाने वाला नाबालिग निकला और खुद को बजरंग दल और आरएसएस का कहने लगा, तो बीजेपी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, दूर रहते हैं, किनारे हो जाते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। जैसे ही दूसरी बार गोली चलाने वाले की तस्वीर आपके नेताओं के साथ आती है, उत्साहित हो जाते हैं, बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, लेकिन इस बात को गायब कर देते हैं कि कपिल गुर्जर किस विचार से प्रभावित होकर सिर्फ हिंदुओं की चलेगी वाली बात कह रहा था, गोली चला रहा था। क्या यह विचार आपकी सियासी आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन से पैदा हो रहा है, या शाहीन बाग को आतंकवाद और पाकिस्तान से जोड़ने की राजनीति से पैदा हो रहा है? ये खैर जांच का विषय है, लेकिन अब उस लड़के के माता पिता कुछ और कह रहे हैं, ये सुनने का विषय है। मैंने वैसे ही प्रचार हो रहा था, प्रचार होने पे वैसे ही उन्होंने जबरदस्ती आकर के टोपी उठा दी, भाई ये पार्टी में वो कर लो, ये कर लो, हमारा कोई मैटर नहीं है, पार्टी आम आदमी पार्टी से कोई हमारा कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, ना कोई हमारा मैटर है, ना हम आम आदमी में जोन करी। जैसे चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो उस टाइम पे ये ऐसे लोग आ रहे थे, तो वहां जाकर के लोग गाँव के लोग थे, ऐसी मजाक में उन्होंने जाकर के ये करा दिया। उससे मेरा कोई मैल नहीं। अभी मेरे पास चुनाव चल रहा है, हाँ बीजेपी वाले भी आए थे, मैं तो उनको भी प्रत्याशी ढिल्लो सिंह को भी मैंने माला पहनाई है, उसको भी ऐसी बात नहीं है, मैं तो हर आदमी को करता हूँ, अगर मैं राजनीति मेरा कोई मतलब नहीं है इस टाइम। उधर बिहार में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कन्हैया की बड़ी सभाओं से वहां की राजनीति परेशान होने लगी है। कन्हैया के काफिले पर छपरा में भी हमला हुआ। 5 फरवरी की शाम यानी आज को कन्हैया के काफिले पर जोरदार हमला हुआ है। कन्हैया इन दिनों बिहार में जनगण मन की यात्रा पर हैं। आज इस यात्रा का 7वां दिन था। जब जत्था सुपौल से गुजर रहा था तो मलिक चौक के पास कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। एक गाड़ी के ड्राइवर के चेहरे पर गंभीर चोट आई है, 2 गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। यह घटना जहां हुई है 100 मीटर की दूरी पर थाना था। कन्हैया की गाड़ी पर भी हमला हुआ। कन्हैया सुरक्षित हैं। उनकी टीम के सदस्यों का कहना है कि हमला करने वाले लोग भाजपा के थे। शनिवार को छपरा के पास भी कन्हैया के काफिले पर हमला हुआ था। आजमगढ़ के जौहर पार्क के भीतर मंगलवार से एक धरना चल रहा था। देर रात तक धरना चलता रहा, लेकिन रात के 2 बजे महिलाओं पर लाठीचार्ज होता है। दावा किया जाता है कि पुलिस ने पत्थर चलाए हैं और इस दावे के समर्थन में वीडियो भी सामने आते हैं। यहाँ प्रदर्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि रात को पुलिस ने पार्क में पानी भरवा दिया ताकि धरने पर कोई बैठ न सके। कोई बड़ा प्रदर्शन भी नहीं था। 200-250 महिलाएं जमा हो गई थीं और वो भी एक पार्क के भीतर, जिससे किसी को दिक्कत भी नहीं थी। करीब 2 बजे डीएम और एसपी वहां पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। महिलाएं नहीं मानी तो पार्क में पानी भर दिया और लाठियां चली। पुलिस का कहना है कि महिलाओं ने उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। महिलाएं कहती हैं कि पुलिस ने हटाने के लिए लाठी चलाई, वो भी 2 बजे रात को। कुछ महिलाओं के भी घायल होने की खबर है। 3 दर्जन युवक हिरासत में हैं। क्या पुलिस ने यह नहीं कहा कि पत्थर महिलाएं चला रही थी? आपने सुना नहीं? यही कमाल है। युवकों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने महिलाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाया, लेकिन जो महिलाओं ने पत्थर किए थे तो महिलाओं को अरेस्ट करते। इसी तरह से आप देखेंगे कि बिजनौर में पुलिस जो है निकाह के लिए बने पंडाल को हटा देती है। पुलिस को लगता है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन होने वाला है, जबकि वहां शादी का सामान रखा हुआ है। परिवार वाले समझाते रहे कि शादी का पंडाल है, मगर पुलिस नहीं मानी। तो इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन आप ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा कि कैसे शाहीन बाग में किराए की भीड़ को लेकर झूठ बोला गया, एक गलत जगह पर जाकर वीडियो बनाया गया और उसे स्टिंग के रूप में पेश किया गया और आपका समय खराब किया गया और आपको धोखा दिया गया। बाकी ब्रेक के बाद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनाव आयोग ने एक हफ्ते में दूसरी बार पाबंदी लगाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताने के उनके बयान पर अगले 24 घंटे उनके प्रचार करने पर पाबंदी लग गई है। इसका मतलब यह है कि वो अब इस चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। इससे पहले प्रवेश वर्मा पर 30 जनवरी को भी 96 घंटे के लिए यानी 4 दिन की पाबंदी लगी थी। तब प्रवेश वर्मा ने कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो दिल्ली के लोगों के साथ भी हो सकता है। शाहीन बाग के नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारी लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं की हत्या और उनका रेप कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी नेता ऐसे बयान के बावजूद प्रवेश वर्मा का बचाव करते नजर आए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा, क्या आपको इससे तकलीफ होती है?
बिल्कुल आतंकवादी नहीं कहा और न तो कहना चाहते हैं। मगर कहा नहीं, कहा ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अराजकतावादी हैं, आतंकवादी हैं की बात है। अराजकतावादी वो तो क्लैरिफिकेशन में कहा, लेकिन आतंकवादी बार बार नहीं, उन्होंने ये कहा है कि क्या वो आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका व्यवहार आतंकवादी जैसा है। हमने कभी उनको आतंकवादी न कहा न कहेंगे। वो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, वो प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहते हैं। सारा वीडियो उपलब्ध है। केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ें या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से इस देश में लड़ें। क्या वो आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका व्यवहार आतंकवादी जैसा है। हमने कभी उनको आतंकवादी न कहा न कहेंगे। केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूं। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। क्या वो आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका व्यवहार आतंकवादी जैसा है। हमने कभी उनको आतंकवादी न कहा न कहेंगे। उन्होंने हवा जहरीली दी, पानी जहरीला दिया, उनकी वाणी भी जहरीली है। तीनों चीजों में जहर है। पर वाणी में क्या जहर है उनके? जहर है। वो तो बात कर रहे वो हैं आतंकवादी है। शिक्षा की। वो कहता है कि सुनिए, मैं कह रहा हूँ, सुनिए दोबारा। आतंकवादी क्यों? आतंकवादी है जो अरे सुनिए ना, अरे सुन ही नहीं रहे आप। मैं सुन रही हूँ। जो आदमी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता है। कहाँ खड़े हैं वो? खड़े आप सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ। दूसरी बात, टुकड़े आगे चलिए ना। अरे आगे चलिए। पाकिस्तान पे जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पाकिस्तान के स्पोक पर्सन की तरह अगर कोई बात करता है, उसका नाम है केजरीवाल। हमारी जो सेना के शौर्य पे जो सवाल उठाता है, उसका नाम है केजरीवाल। सब कुछ कुर्बान कर दिया। पिछले 5 साल जब से हम सरकार में हैं, दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना खुद का बच्चा मान के उसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। क्या इससे मैं आतंकवादी बन गया? दिल्ली के किसी भी घर में कोई भी बीमार हुआ, मैंने उसके लिए दवाइयों का, टेस्ट का, ऑपरेशन का इंतजाम किया। क्या कोई आतंकवादी ये सब करता है? दिल्ली के जितने बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मैंने तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, अलग अलग जगह उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजा। इससे क्या मैं आतंकवादी बन गया?